कौटिल्य अर्थशास्त्र 13वां खंड किले पर कब्जा करने के रणनीतिक उपाय। अध्याय 1 फूट के बीज बोना। जब विजेता किसी शत्रु के गांव पर कब्जा करने की इच्छा रखता है तो उसे अपने सैनिकों में उत्साह का संचार करना चाहिए और अपने सर्वज्ञता के अधिकार और देवताओं के साथ घनिष्ठ संबंध का प्रचार करके शत्रु के लोगों को भयभीत करना चाहिए। उनकी सर्वज्ञता का प्रमाण इस प्रकार है। जब उनके मुख्य अधिकारियों के गुप्त, घरेलू और अन्य निजी मामले ज्ञात हो जाते हैं तो उन्हें अस्वीकार कर देना। विशेष रूप से नियुक्त जासूसों से जानकारी प्राप्त करने के बाद देशद्रोहियों के नाम उजागर करना। उन्हें सुझाए गए किसी भी कार्य योजना के अव्यावहारिक पहलू को इंगित करना और विदेशी मामलों के बारे में जानकारी प्राप्त होने पर दूसरों को अदृश्य शकुन और संकेतों को पढ़ने की अपनी क्षमता के माध्यम से विदेशी मामलों के ज्ञान का दावा करना, जबकि विदेशी मामलों के बारे में जानकारी एक घरेलू कबूतर के माध्यम से प्राप्त हुई हो जो एक सीलबंद पत्र लेकर आया हो। देवताओं के साथ उनके संबंध की घोषणा इस प्रकार है। सुरंग से गुजरते समय आग, वेदी या खोखली मूर्ति के भीतर आकर खुद को अग्नि या वेदी के देवता बताने वाले जासूसों से बातचीत करना और उनकी पूजा करना। पानी से निकलकर खुद को नागों के देवी देवता बताने वाले जासूसों से बातचीत करना और उनकी पूजा करना। रात में जलते हुए तेल में मिला हुआ समुद्री झाग पानी के नीचे रखना और उसे आग की लपटों के रूप में प्रदर्शित करना जब वह एक रेखा में जल रहा हो। पानी में एक बेड़ा पर बैठना जिससे गुप्त रूप से रस्सी से एक चट्टान से बांधा गया हो। पानी में ऐसे जादुई प्रदर्शन करना जैसे आमतौर पर रात में जादूगरों के समूह करते हैं। सिर और नाक को छिपाने के लिए जलीय जीवों के पेट या गर्भाशय की थैली का उपयोग करना और नाक पर लाल चित्तीदार हिरण की आंतों और केकड़े, मगरमच्छ, डॉल्फिन और उदबिलाव के मांस के सिरम से तैयार तेल लगाना। ऐसा प्रतीत होता है मानो वह वरुण अर्थात जल के देवता या नाग की स्त्रियों से बातचीत कर रहा हो जब वे जल में जादुई करतब दिखा रही हों और क्रोध के अवसरों पर मुंह से धुएं के गुबार निकाल रहा हो। ज्योतिषी, भविष्यवक्ता, घड़ी विशेषज्ञ, कथाकार, साथ ही पल पल के संकेतों का पूर्वानुमान लगाने वाले जासूस और उनके शिष्य और विजेता के अद्भुत कारनामों के साक्षी रहे सभी लोगों को राजा की देवताओं से संपर्क करने की शक्ति का प्रचार प्रसार करना चाहिए। इसी प्रकार विदेशों में भी उन्हें विजेता के समक्ष देवताओं के प्रकट होने और स्वर्ग से शस्त्र एवं खजाने प्राप्त होने की खबर फैलानी चाहिए। घड़ी विज्ञान, ज्योतिष और शकुन विज्ञान के ज्ञाताओं को यह प्रचार करना चाहिए कि विजेता स्वप्न संकेतों की व्याख्या करने और पशुओं एवं पक्षियों की भाषा समझने में निपुण है। उन्हें न केवल उसके शत्रु पर इसके विपरीत आरोप लगाना चाहिए बल्कि शत्रु के जन्म नक्षत्र के दिन आकाश से आग की लपटों का वर्षा और ढोल की आवाज भी दिखानी चाहिए। विजेता के प्रमुख दूत शत्रु के प्रति मित्रता का दिखावा करते हुए आगंतुकों के प्रति विजेता के सम्मानजनक व्यवहार, उसकी सेना की शक्ति और शत्रु के सैनिकों के आसन्न विनाश की संभावना का बखान करेंगे। उन्हें शत्रु को यह भी बताना चाहिए कि उनके स्वामी के अधीन मंत्री और सैनिक दोनों समान रूप से सुरक्षित और सुखी है और उनका स्वामी सुख दुख में अपने सेवकों के साथ माता पिता जैसा स्नेहपूर्ण व्यवहार करता है। इन और अन्य तरीकों से वे दुश्मन के सैनिकों को अपने पक्ष में कर लेंगे, जैसा कि ऊपर बताया गया और जैसा कि हम आगे विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। उन्हें कुशल व्यक्तियों के प्रति शत्रु को एक साधारण गधे के समान
उसकी सेना के अधिकारियों के प्रति टूटी हुई लकुचा की शाखा के समान, चिंतित व्यक्तियों के प्रति किनारे पर पड़े केकड़े के समान, तिरस्कार का सामना करने वालों के प्रति बिजली की बौछार के समान, निराश लोगों के प्रति सरकंडे, बंजर वृक्ष, लोहे की गेंद या झूठे बादलों के समान, अपनी श्रद्धापूर्ण सेवा के बावजूद निराश लोगों के प्रति कुरूप स्त्री के आभूषणों के समान, उसके प्रिय लोगों के प्रति बाघ की खाल या मृत्यु के जाल के समान, और उसे बहुमूल्य सहायता प्रदान करने वालों के प्रति पिल्लू की लकड़ी का टुकड़ा खाने वाले या ऊंटनी या गधे का दूध मथने वाले के समान चित्रित करना चाहिए। जब शत्रु पक्ष के लोग इस बात से आश्वस्त हो जाएं, तो उन्हें विजेता के पास धन और सम्मान प्राप्त करने के लिए भेजा जा सकता है। शत्रु पक्ष के जिन लोगों को धन और भोजन की आवश्यकता है, उन्हें इन वस्तुओं की प्रचुर मात्रा में आपूर्ति की जानी चाहिए। जो लोग ऐसी वस्तुएं प्राप्त करना पसंद नहीं करते, उन्हें उनकी पत्नियों और बच्चों के लिए आभूषण भेंट किए जा सकते हैं। जब शत्रु के लोग अकाल और चोरों तथा जंगली कबीलों के अत्याचार से पीड़ित हों, तो विजेता के जासूसों को उनके बीच फूट के बीज बोने चाहिए और कहना चाहिए, आइए हम राजा से कृपा की याचना करें, और यदि कृपा न मिले तो कहीं और चले जाएं। जब वे ऐसे प्रस्तावों पर सहमत हो जाएं, तो उन्हें धन, अनाज और अन्य आवश्यक सहायता प्रदान की जानी चाहिए। इस प्रकार फूट के बीज बोकर बहुत कुछ किया जा सकता है। अध्याय 2, गुप्त युक्तियों द्वारा राजाओं को लुभाना। एक तपस्वी जिसका सिर मुंडा हुआ हो या जिसके बाल गूंथे हुए हों, किसी पर्वत की गुफा में रहता हो और वह स्वयं को 400 वर्ष का बताकर अपने कई गूंथे हुए शिष्यों के साथ शत्रु की राजधानी के पास आकर ठहर जाए। तपस्वी के शिष्य राजा और उसके मंत्रियों को जड़जड़ियां और फल भेंट करें और उन्हें तपस्वी के दर्शन के लिए आमंत्रित करें। राजा के आगमन पर तपस्वी उसे प्राचीन राजाओं और उनके राज्यों का इतिहास सुनाए और कहे, जब भी मैं 100 वर्ष की आयु पूरी करता हूँ, मैं अग्नि में प्रवेश करता हूँ और उससे एक नए युवा के रूप में बाहर आता हूँ। अब यहाँ आपकी उपस्थिति में मैं चौथी बार अग्नि में प्रवेश करने जा रहा हूँ। यह अत्यंत आवश्यक है कि आप उस समय अपनी उपस्थिति से मुझे सम्मानित करें। कृपया 3 वरदान मांगे। जब राजा इसके लिए सहमत हो जाता है, तो उससे अनुरोध किया जा सकता है कि वह अपनी पत्नियों और बच्चों के साथ 7 रातों तक उस स्थान पर आकर यज्ञ की रस्म देखे। ऐसा करने पर उसे पकड़ लिया जा सकता है। एक तपस्वी जिसका सिर मुंडा हुआ हो या जिसके बाल गूंथे हुए हों, और उसके साथ कई शिष्य हों जिनका सिर मुंडा हुआ हो या उनके बाल गूंथे हुए हों, और जो पृथ्वी के भीतर के रहस्यों से अवगत होने का दिखावा कर रहे हों, किसी चींटी के टीले के अंदर या तो खून से लथपथ और सोने की धूल से लिपटी हुई बांस की छड़ी रख सकते हैं, या एक खोखली सोने की नली रख सकते हैं जिसमें एक सांप प्रवेश कर सके और रह सके। शिष्यों में से एक राजा से कह सकता है, यह तपस्वी एक समृद्ध खजाने का पता लगा सकता है। जब राजा तपस्वी से कथन की सत्यता के बारे में पूछता है, तो तपस्वी को इसे स्वीकार करना चाहिए और पुष्टिकरण प्रमाण प्रस्तुत करना चाहिए। बांस की छड़ी को बाहर निकालकर या चींटी के टीले के अंदर कुछ और सोना रखकर तपस्वी राजा से कह सकता है, इस खजाने की रक्षा एक सांप कर रहा है और आवश्यक यज्ञ करके इसे निकाला जा सकता है। जब राजा सहमत हो जाता है, तो उससे आने और रहने का अनुरोध किया जा सकता है और पहले की तरह उसे मारा जा सकता है। जब कोई तपस्वी गुप्त खजाने का पता लगाने का दावा करते हुए रात में किसी एकांत स्थान पर जादुई अग्नि से अपने शरीर को प्रज्वलित करके बैठा हो, तो उसके शिष्य राजा को उसके दर्शन करा सकते हैं
और उसे बता सकते हैं कि तपस्वी खजाना ढूंढ सकता है। राजा के अनुरोध पर कोई कार्य करते समय राजा से 7 रातों तक उस स्थान पर आकर रहने का अनुरोध किया जा सकता है और उसे मारा जा सकता है। एक सिद्ध तपस्वी जंभग नामक जादू टोने के अपने ज्ञान से किसी राजा को मोहित कर सकता है और उससे आने और रहने का अनुरोध कर सकता है और फिर से उसे उसी तरीके से उसे मारा जा सकता है। एक सिद्ध तपस्वी जो देश के शक्तिशाली संरक्षक देवता की कृपा प्राप्त करने का दिखावा करता है, अक्सर अपने अद्भुत प्रदर्शन से राजा के प्रमुख मंत्रियों को बहका सकता है और धीरे धीरे राजा को अपने वश में कर सकता है। कोई भी व्यक्ति जो तपस्वी का वेश धारण करके जल के नीचे या किसी सुरंग या भूमिगत कक्ष से प्रवेश करके किसी मूर्ति के भीतर रहता हो, उसके शिष्य उसे जल के देवता वरुण या नागों का राजा बताकर राजा को दिखा सकते हैं। राजा की इच्छा पूरी करने के लिए जाते समय उनसे अनुरोध किया जा सकता है कि वे आकर ठहरे, और जैसा कि पहले बताया गया उन्हें उसी तरीके से मारा जा सकता है। राजधानी के आसपास ठहरे एक सिद्ध तपस्वी राजा को अपने शत्रु के दर्शन के लिए आमंत्रित कर सकता है। जब राजा अपने शत्रु की मूर्ति को नष्ट करने के आह्वान को देखने आता है तो उसकी किसी असुरक्षित स्थान पर हत्या की जा सकती है। घोड़े बेचने आए व्यापारियों के वेश में जासूस राजा को जानवरों का निरीक्षण करने और खरीदने के लिए आमंत्रित कर सकते हैं। घोड़ों का ध्यानपूर्वक निरीक्षण करते समय राजा को अफरा तफरी में मारा जा सकता है या घोड़ों द्वारा कुचला जा सकता है। रात में शत्रु की राजधानी के आसपास किसी वेदी पर चढ़कर कुछ बर्तनों में रखी आग को नलियों या खोखले सरकंडों के माध्यम से फूंक कर कुछ उग्र जासूस जोर से चिल्ला सकते हैं, हम राजा या उसके मंत्रियों का मांस खाने जा रहे हैं, देवताओं की पूजा जारी रहे। भविष्यवक्ता और घड़ी साजों का वेश धारण किए जासूस इस खबर को दूर दूर तक फैला सकते हैं। नागों के वेश में जासूस जिनका शरीर जलते हुए तेल से लिपटा होता है, रात में किसी पवित्र जलकुंड या झील के केंद्र में खड़े हो सकते हैं और अपनी लोहे की तलवारों या कीलों की तेज करते हुए पहले की तरह जोर से चिल्ला सकते हैं। भालुओं की खाल से बने कोट पहने और मुंह से धुआं निकालते हुए जासूस राक्षस होने का नाटक कर सकते हैं और शहर का 3 बार दाएं से बाएं चक्कर लगाने के बाद हिरणों और सियारों के भयानक शोर से भरी जगह पर पहले की तरह जोर जोर से चिल्ला सकते हैं। या जासूस रात में जलते तेल से सने अभ्रक की परत से ढकी किसी वेदी या देवता की मूर्ति में आग लगा सकते हैं और पहले की तरह जोर जोर से चिल्ला सकते हैं। अन्य लोग इस खबर को फैला सकते हैं या वे किसी न किसी युक्ति से पूजनीय देवताओं की मूर्तियों से बाढ़ की तरह खून बहा सकते हैं। अन्य लोग इस खबर को फैलाकर किसी भी साहसी या बहादुर व्यक्ति को इस दिव्य रक्त प्रवाह को देखने के लिए चुनौती दे सकते हैं। जो कोई भी चुनौती स्वीकार करता है उसे छड़ियों से पीट पीट कर मार डाला जा सकता है, जिससे लोगों को यह विश्वास हो जाए कि उसे राक्षसों ने मार डाला है। जासूस और अन्य गवाह इस चमत्कार की सूचना राजा को दे सकते हैं। फिर भविष्यवक्ता और ज्योतिषी का वेश धारण किए जासूस राजा और उसके देश पर आने वाले बुरे परिणामों को टालने के लिए शुभ और प्रायश्चित अनुष्ठानों का सुझाव दे सकते हैं। जब राजा इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है तो उसे 7 दिनों तक हर रात विशेष मंत्रों के साथ विशेष यज्ञ और आहुति देने के लिए कहा जा सकता है। फिर ऐसा करते समय उसे पहले की तरह मारा डाला जा सकता है। अन्य राजाओं को भ्रमित करने के लिए विजेता स्वयं प्रायश्चित अनुष्ठान कर सकता है ताकि उपरोक्त जैसे बुरे परिणामों से बचा जा सके और इस प्रकार दूसरों के लिए एक उदाहरण स्थापित किया जा सके।
अस्वाभाविक घटनाओं के बुरे परिणामों को टालने के लिए वह विजेता अपनी प्रजा से धन एकत्र कर सकता है। जब शत्रु को हाथियों का शौक होता है तो जासूस उसे हाथीवन के प्रभारी अधिकारी द्वारा पाले गए एक सुंदर हाथी का दृश्य दिखाकर भ्रमित कर सकते हैं। जब शत्रु हाथी को पकड़ना चाहता है तो उसे जंगल के किसी दूर दराज के सुनसान हिस्से में ले जाकर मार डाला जा सकता है या उसे बंदी भी बनाया जा सकता है। इससे शिकार के शौकीन राजाओं के हश्र का पता चलता है। जब शत्रु धन या स्त्रियों का शौकीन होता है तो वह धनी और सुंदर विधवाओं को देखकर बहक सकता है, जिन्हें उसके समक्ष अपने किसी रिश्तेदार के पास रखी हुई संपत्ति की वसूली के लिए लाया जाता है। और जब वह रात में किसी महिला से तय समय पर मिलने आता है तो छिपे हुए जासूस उसे हथियारों या जहर से मार सकते हैं। जब शत्रु को तपस्वियों, वेदियों, पवित्र स्तंभों और देवताओं की मूर्तियों के दर्शन करने की आदत हो तो भूमिगत कक्षों या भूमिगत रास्तों में या दीवारों के अंदर छिपे जासूस उसे मार गिरा सकते हैं। राजस्वें जिन भी दृश्यों या आयोजनों को देखने के लिए जाएं, वे जहां भी खेलकूद में या जल में तैरने में संलग्न हो, जब भी वह तुत जैसी निंदात्मक शब्दों का उच्चारण करने में लापरवाही बरते या बलि अनुष्ठान के अवसरों पर या स्त्रियों के प्रसव के दौरान या महल में किसी व्यक्ति की मृत्यु या बीमारी के समय या प्रेम शोक या भय के समय राजा चाहे अपने लोगों के किसी भी उत्सव में शामिल होने जाए, चाहे वह असुरक्षित हो, बादल छाए हो या लोगों की भीड़ भाड़ में हो या ब्राह्मणों की सभा में, या जब भी वह स्वयं आग की लपटें देखने जाए, या जब वह किसी एकांत स्थान पर हो, या जब वह वस्त्र या आभूषण पहन रहा हो या फूलों की माला पहन रहा हो, या जब वह अपने बिस्तर पर लेटा हो या आसन पर बैठा हो, या फिर जब वह खा पी रहा हो, ऐसे और अन्य अवसरों पर जासूस उन स्थानों पर पहले से छिपे हुए अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर तुरही की आवाज सुनकर उस पर हमला कर सकते हैं। और वे दर्शनीय स्थलों को देखने के बहाने उतनी ही गुप्त रूप से निकल सकते हैं जितनी गुप्त रूप से वे वहां आए थे। इसी प्रकार राजाओं और अन्य व्यक्तियों को बाहर आने और पकड़े जाने के लिए लुभाया जा सकता है। अध्याय 3 घेराबंदी में जासूसों का कार्य। विजेता किसी समूह के गुप्त प्रमुख को बर्खास्त कर सकता है, प्रमुख मित्र बनकर शत्रु के पास जा सकता है और उसे अपने क्षेत्र से एकत्रित सैनिकों और अन्य सहायता की पेशकश कर सकता है या जासूसों के एक दल के साथ भेज सकता है। प्रमुख किसी बेवफा गांव, रेजिमेंट या विजेता के सहयोगी को नष्ट करके और अपनी सेना या उसके सहयोगी के हाथियों, घोड़ों और असंतुष्ट व्यक्तियों को उपहार के रूप में भेजकर शत्रु को प्रसन्न कर सकता है। या विजेता का कोई गुप्त प्रमुख अधिकारी शत्रु के क्षेत्र के एक हिस्से, लोगों के किसी समूह या जंगली कबीलों से सहायता मांग सकता है और जब वह उनका विश्वास जीत लेता है तो वह उन्हें हाथियों या जंगली कबीलों को पकड़ने के एक हास्यास्पद प्रयास के दौरान विजेता के पास भेज सकता है ताकि उन्हें खदेड़ लिया जाए। इससे विजेता के मिशन के तहत मंत्रियों और जंगली सरदारों के कार्यों की व्याख्या होती है। शत्रु से सुलह करने के बाद विजेता अपने विशेष मंत्रियों को बर्खास्त कर सकता है। वे शत्रु से अपने स्वामी से मेल मिलाप कराने का अनुरोध कर सकते हैं। जब शत्रु इस उद्देश्य से कोई दूत भेजे तो विजेता उसे फटकार लगाते हुए कह सकता है, तेरा स्वामी मेरे और मेरे मंत्रियों के बीच फूट डालने का प्रयास कर रहा है, इसलिए तू यहाँ दोबारा ना आए। तब बर्खास्त मंत्रियों में से एक शत्रु के पाले में जा सकता है, अपने साथ जासूसों, असंतुष्ट लोगों, गद्दारों, साहसी चोरों और ऐसे जंगली कबीलों का एक दल ले जाकर जो मित्र और शत्रु में कोई भेद नहीं करते। शत्रु का विश्वास जीतने के बाद
मंत्री उसे सीमा रक्षक, जंगली सरदार और सेनापति जैसे अधिकारियों को नष्ट करने का प्रस्ताव दे सकता है और कह सकता है, ये और अन्य व्यक्ति तुम्हारे शत्रु के साथ मिले हुए हैं। तब शत्रु के स्पष्ट आदेशों के तहत इन व्यक्तियों को मृत्यु दंड दिया जा सकता है। विजेता अपने शत्रुओं से कह सकता है, एक शक्तिशाली सेना वाला सरदार हम पर आक्रमण करने की योजना बना रहा है, इसलिए आइए हम मिलकर उसे परास्त करें। आप उसके खजाने या क्षेत्र पर कब्जा कर सकते हैं। जब शत्रु प्रस्ताव मान लेता है और विजेता द्वारा सम्मानित होकर आता है, तो उसे किसी दंगे में या सरदार के साथ खुले युद्ध में मार डाला जा सकता है, या फिर किसी काल्पनिक क्षेत्र के उपहार, युवराज के राज्याभिषेक या किसी प्रायश्चित अनुष्ठान के अवसर पर शत्रु को घनिष्ठ मित्र के रूप में आमंत्रित करके विजेता शत्रु को बंदी बना सकता है। जो कोई भी ऐसे प्रलोभनों का विरोध करता है, उसे गुप्त रूप से मार डाला जा सकता है। यदि शत्रु किसी से आमने सामने मिलने से इनकार करता है, तो उसके शत्रु का उपयोग करके भी उसे मारने का प्रयास किया जा सकता है। यदि शत्रु अपनी सेना के साथ अकेले ही आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन विजेता के साथ नहीं, तो उसे दो सेनाओं के बीच घिरकर नष्ट किया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति किसी पर भरोसा न करते हुए किसी आक्रमण योग्य शत्रु के क्षेत्र के एक हिस्से पर कब्जा करने के लिए अकेले ही आगे बढ़ना चाहता है, तो उसके किसी शत्रु या किसी अन्य व्यक्ति को आवश्यक सहायता प्रदान करके उसे मारा जा सकता है। जब वह सेना जुटाने के उद्देश्य से अपने पराजित शत्रु के पास जाता है, तो उसकी राजधानी पर कब्जा किया जा सकता है, या उसे किसी अन्य शत्रु या विजेता के मित्र के क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए कहा जा सकता है। और जब वह क्षेत्र पर कब्जा करने जाता है, तो विजेता अपने मित्र से उसे अपमानित करने के लिए कह सकता है और फिर मित्र को शत्रु को पकड़ने में सक्षम बना सकता है। और ये और अन्य सभी युक्तियां एक ही उद्देश्य की ओर ले जाती हैं। जब शत्रु विजेता के मित्र के क्षेत्र पर कब्जा करना चाहता है, तो विजेता समझौता करने का बहाना बनाकर शत्रु को सेना मुहैया करा सकता है। फिर मित्र के साथ गुप्त समझौता करके विजेता संकट में होने का बहाना बनाकर अपने ऊपर शत्रु और उसके मित्र के संयुक्त आक्रमण की अनुमति दे सकता है। इस प्रकार दो तरफ से घिरे शत्रु को मार डाला जा सकता है या जीवित ही पकड़ लिया जा सकता है, ताकि उसके क्षेत्र को विजेता और उसके मित्रों के बीच बांटा जा सके। यदि शत्रु अपने मित्र की सहायता से किसी अभेद्य किले में शरण ले लेता है, तो उसके पड़ोसी शत्रु उसके क्षेत्र को तबाह करने में जुट सकते हैं। यदि वह अपनी सेना में अपने क्षेत्र की रक्षा करने का प्रयास करता है, तो वह सेना नष्ट हो सकती है। यदि शत्रु और उसका सहयोगी अलग नहीं हो पाते, तो दोनों को खुले तौर पर विजेता से दूसरे के क्षेत्र पर कब्जा करने का समझौता करने के लिए कहा जा सकता है। तब वे अपने उन दूतों को, जिन्हें मित्र और दोनों राज्यों से वेतनभोगी कहा जाता है, एक दूसरे के पास यह सूचना लेकर भेजेंगे, यह राजा मेरी सेना के साथ मिलकर तुम्हारे क्षेत्र पर कब्जा करना चाहता है। तब उनमें से कोई एक क्रोधित और संदेहग्रस्त होकर पहले की तरह ही कार्य कर सकता है, अर्थात विजेता या मित्र पर आक्रमण कर सकता है। विजेता अपने जंगलों, ग्रामीण क्षेत्रों और सेना के प्रभारी प्रमुख अधिकारियों को शत्रु के साथ मिली भगत का बहाना बनाकर बर्खास्त कर सकता है। फिर वे शत्रु से मिल जाते हैं और युद्ध, घेराबंदी या किसी अन्य संकट के समय उन्हें पकड़ लेते हैं, या वे विशेष रूप से प्रशिक्षित गवाहों को पेश करके शत्रु और उसके दल के बीच फूट डाल सकते हैं और फूट के कारणों को पुष्ट करते हैं। शिकारी का वेश धारण किए जासूस दुश्मन के किले के द्वार के पास मांस बेचने के लिए घात लगा सकते हैं और द्वार पर तैनात पहरेदारों से मित्रता स्थापित कर सकते हैं। 2-3 बार चोरों के आने की सूचना दुश्मन को देकर
वे अपनी विश्वसनीयता साबित कर सकते हैं और उसे अपनी सेना को दो भागों में बांटकर अपने क्षेत्र के दो अलग अलग हिस्सों में तैनात करने के लिए विवश कर सकते हैं। जब उसके गांवों को लूटा जा रहा हो या उन पर घेराबंदी की जा रही हो, तो वे उसे बता सकते हैं कि चोर बहुत पास आ गए हैं, बहुत हंगामा हो रहा है और एक बड़ी सेना की आवश्यकता है। वे सेना को लेकर उसे गांवों को तबाह करने वाले सेनापति के हवाले कर सकते हैं और रात में सेनापति की सेना के एक हिस्से के साथ लौटकर किले के द्वार पर जोर जोर से घोषणा कर सकते हैं कि चोर मारे गए। सेना विजयी होकर लौटी है और द्वार खोला जा सकता है। जब दुश्मन के आदेश पर पहरेदार या किसी अन्य विश्वसनीय व्यक्ति द्वारा द्वार खोला जाता है, तो वे सेना की सहायता से दुश्मन पर हमला कर सकते हैं। विजेता सेना के चित्रकार, बड़ई, विधर्मी, अभिनेता, व्यापारी और अन्य भेष बदले जासूस भी शत्रु के किले में रह सकते हैं। किसान बनकर भेष बदले जासूस लकड़ी, घास, अनाज और अन्य व्यापारिक वस्तुओं से लदी गाड़ियों में हथियार लादकर या देवताओं की मूर्तियों और झंडों का वेश बदलकर शत्रु को हथियार मुहैया करा सकते हैं। फिर पुजारी बनकर भेष बदले जासूस शंख बजाते और ढोल पीटते हुए शत्रु को यह सूचना दे सकते हैं कि हथियारों से लैस एक सेना जो सब कुछ नष्ट करने के लिए उत्सुक है उनके पीछे से आ रही है। इसके बाद मची अफरा तफरी में वे किले का द्वार और बुर्ज विजेता सेना के हवाले कर सकते हैं या शत्रु सेना को तितर बितर करके उसका पतन कर सकते हैं, या फिर शत्रु के साथ शांति और मित्रता का लाभ उठाकर व्यापारी, कारवां, दुल्हन को ले जाने वाले जुलूस, घोड़े बेचने वाले व्यापारी, विभिन्न वस्तुओं का व्यापार करने वाले फेरी वाले, अनाज के खरीदार या विक्रेता या तपस्वियों के वेश में जासूस शत्रु के किले के अंदर सेना और हथियार एकत्र कर सकते हैं। ये और अन्य लोग राजा की जान लेने की साजिश रचने वाले जासूस होते हैं। कांटे हटाना में वर्णित जासूसों के साथ मिलकर चोरों की मदद से जंगली इलाकों के आसपास दुश्मन के मवेशियों या माल को नष्ट कर सकते हैं। वे दुश्मन के चारावाहों के लिए पहले से तय जगह पर रखे गए खाद्य पदार्थों और पेय पदार्थों में मदना के रस से जहर मिलाकर उन्हें जहर दे सकते हैं और बिना किसी को बताए निकल सकते हैं। जब चारवाहे उपरोक्त खाद्य पदार्थों के सेवन से नशे के लक्षण दिखाने लगे, तो चारवाहों, व्यापारियों और चोरों का वेश बदलकर जासूस दुश्मन के चरवाहों पर हमला कर उनके मवेशियों को चुरा ले जा सकते हैं। सिर मुंडवाए या बालों की चोटी बनाए तपस्वियों का वेश धारण किए जासूस जो स्वयं को संकर्षण देवता के उपासक होने का ढोंग करते हैं, अपने यज्ञ पेय में मदन के पौधे का रस मिला सकते हैं और मवेशियों को ले जा सकते हैं। एक जासूस शराब विक्रेता का वेश धारण करके देवी देवताओं की शोभा यात्राओं, अंत्येष्टि अनुष्ठानों, त्योहारों और अन्य जनसभाओं के अवसरों पर शराब बेचने जाता है और चरवाहों को मदना के पौधों के रस से मिश्रित शराब भेंट करता है। फिर अन्य लोग नशे में धुत चारवाहों पर हमला करके उनके मवेशियों को अगवा कर लेते हैं। वे जासूस जो दुश्मन के गांवों को लूटने के इरादे से उसके जंगली इलाकों में प्रवेश करते हैं और जो उस काम को छोड़कर दुश्मन को नष्ट करने में जुट जाते हैं, उन्हें चोरों के वेश में जासूस कहा जाता है। अध्याय 4 घेराबंदी की कार्रवाई। घेराबंदी से पहले शत्रु को पराजित करना आवश्यक है। जीते गए क्षेत्र में इतनी शांति बनाए रखनी चाहिए कि वहां के लोग निडर होकर सो सकें। यदि वहां विद्रोह हो तो पुरस्कार देकर और कर माफ करके उसे शांत करना चाहिए, बेशर्ते विजेता का इरादा उसे छोड़ने का ना हो, या फिर वह शत्रु के क्षेत्र के किसी दूरस्थ भाग में घनी आबादी वाले केंद्रों से दूर युद्ध क्षेत्र चुन सकता है, क्योंकि कौटिल्य के अनुसार कोई भी क्षेत्र तब तक राज्य या देश कहलाने योग्य नहीं है जब तक वह लोगों से भरा न हो।
जब कोई जनता विजेता के प्रयास का विरोध करे, तो विजेता उनके भंडार, फसलें, अन्न भंडार और व्यापार को नष्ट कर सकता है। व्यापार कृषि उपज और खड़ी फसलों को नष्ट करके, लोगों को भगाने पर मजबूर करके और उनके नेताओं की गुप्त रूप से हत्या करके देश को उसकी जनता से वंचित कर दिया जाएगा। जब विजेता यह सोचता है, मेरी सेना के पास पर्याप्त मात्रा में अनाज, कच्चा माल, मशीनें, हथियार, कपड़े, मजदूर, रस्सियां आदि उपलब्ध हैं और कार्रवाई के लिए अनुकूल मौसम है, जबकि मेरे शत्रु का मौसम प्रतिकूल है और वह बीमारी, अकाल और भंडार एवं रक्षात्मक शक्ति की कमी से जूझ रहा है, तथा उसके भाड़े के सैनिक और उसके मित्र की सेना दोनों ही दयनीय स्थिति में है, तब वह घेराबंदी शुरू कर सकता है। अपने शिविर, परिवहन साधनों, आपूर्ति और संचार मार्गों की अच्छी तरह से सुरक्षा करने के बाद और अपने शिविर के चारों ओर खाई खोदकर और प्राचीर बनाकर वह शत्रु के किले के चारों ओर की खाइयों में पानी को दूषित कर सकता है या खाइयों को खाली कर सकता है, या यदि वे खाली हों तो उन्हें पानी से भर सकता है और फिर भूमिगत सुरंगों और लोहे की छड़ों का उपयोग करके प्राचीर और प्राचीरों पर हमला कर सकता है। यदि खाई बहुत गहरी है तो वह उसे मिट्टी से भर सकता है। यदि उसकी रक्षा कई सैनिक कर रहे हैं तो वह मशीनों की सहायता से उसे नष्ट कर सकता है। घुड़सवार सैनिक द्वार से किले में प्रवेश कर सकते हैं और शत्रु पर प्रहार कर सकते हैं। समय समय पर कोलाहल के बीच वह 1, 2, 3 या सभी रणनीतिक साधनों का सहारा लेकर शत्रु को शर्तें पेश कर सकता है। किले की दीवारों में घोंसला बनाने वाले गिद्ध, कौवा, नापतरी, भासा, तोता, मैना और कबूतर जैसे पक्षियों को पकड़कर उनकी पूंछों में ज्वलनशील पदार्थ बांधकर उन्हें किले की ओर उड़ाया जा सकता है। यदि शिविर किले से कुछ दूरी पर स्थित हो और उसमें धनुर्धारियों और उनके झंडों के लिए एक ऊंचा खंभा बना हो, तो शत्रु के किले में आग लगाई जा सकती है। किले के पहरेदार बनकर रहने वाले जासूस नेवले, बंदर, बिल्ली और कुत्तों की पूंछ में ज्वलनशील पदार्थ बांधकर उन्हें घरों की छप्परों वाली छतों पर छोड़ सकते हैं। सूखी मछली के शरीर में आग की एक छोटी सी तीली रखकर उसे बंदर, कौवा या किसी अन्य पक्षी द्वारा घरों की छप्पर वाली छतों पर उड़ाया जा सकता है। सरला, देवदारू, पुतित्रिना, गुगलू, श्रीवेष्टक, सर्ज के रस और लाक्ष के मिश्रण से तैयार की गई छोटी छोटी गोलियां, जिनमें गधे, ऊंट, भेड़ और बकरी के गोबर को मिलाया जाता है, ज्वलनशील होती है। प्रियाला के पाउडर, अवलगुजा के कोयले, मधुचिष्ट और घोड़े, गधे, ऊंट और गाय के गोबर का मिश्रण एक ज्वलनशील पाउडर है जिसे दुश्मन पर फेंका जा सकता है। सभी धातुओं का चूर्ण जो अग्नि के समान लाल होता है, या कुंभी, सीसा, ट्रैपू के चूर्ण का मिश्रण जिसमें परिभद्रक, पलासा और बालों के फूलों के कोयले का चूर्ण और तेल, मोम और तारपीन मिलाया जाता है, वह भी ज्वलनशील चूर्ण है। उपरोक्त मिश्रण से रंगे और भांग, जस्ता और शीशे से बनी छाल से लिपटे हुए विश्वासघाती की एक छड़ी अग्नि बाण वाली होती है। जब किसी किले को अन्य तरीकों से जीता जा सकता हो तो उसे आग लगाने का प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि आग पर भरोसा नहीं किया जा सकता। यह न केवल देवताओं को नाराज करती है, बल्कि लोगों, अनाजों, पशुधन, सोना, कच्चा माल और इसी तरह की चीजों को भी नष्ट कर देती है। साथ ही किले को उसकी सारी संपत्ति नष्ट होने के बाद हासिल करना और भी अधिक नुकसान का कारण बनता है। घेराबंदी का यही स्वरूप होता है। जब विजेता यह सोचता है, मेरे पास सभी आवश्यक साधन और कामगार पर्याप्त मात्रा में है, जबकि मेरा शत्रु ऐसे अधिकारियों से ग्रस्त है जो प्रलोभनों के आगे अपवित्र साबित हुए हैं, उसके किले अधूरे हैं और भंडार अपर्याप्त है, उसका कोई मित्र नहीं है या उसके मित्र हृदय से शत्रुतापूर्ण है,
तब उसे शस्त्र उठाने और किले पर धावा बोलने का उपयुक्त क्षण समझना चाहिए। जब आग चाहे आकस्मिक हो या जानबूझकर लगाई गई हो, लग जाए, जब शत्रु के लोग किसी बलि अनुष्ठान में व्यस्त हों, या तमाशे या सेना का प्रदर्शन देख रहे हों, या शराब पीने के कारण झगड़ा कर रहे हों, या जब शत्रु की सेना दैनिक युद्धों से बहुत थक गई हो और कई लड़ाइयों में अपने कई सैनिकों के मारे जाने के कारण उसकी संख्या कम हो गई हो, जब शत्रु के लोग नींद की कमी से थक कर सो गए हों, या जब बादल छाए हों, बाढ़ आई हो, या घना कोहरा या बर्फबारी हो रही हो, तब व्यापक आक्रमण किया जाना चाहिए। या फिर शिविर छोड़कर जंगल में छिपकर विजेता दुश्मन के बाहर आने पर उस पर हमला कर सकता है। एक राजा शत्रु का सबसे बड़ा मित्र या सहयोगी होने का दिखावा करके घिरे हुए लोगों से घनिष्ठ मित्रता स्थापित कर सकता है और एक दूत भेजकर कह सकता है, यह तुम्हारी कमजोरी है, ये तुम्हारे आंतरिक शत्रु है, वह घेराबंदी करने वाले की कमजोरी है, और यह व्यक्ति जो विजेता का साथ छोड़कर अब तुम्हारे पास आ रहा है तुम्हारा वफादार है। जब यह वफादार शत्रु के किसी अन्य दूत के साथ लौट रहा हो, तो विजेता को उसे पकड़ लेना चाहिए और उसके अपराध का खुलासा करके उसे निर्वासित कर देना चाहिए और घेराबंदी रोक देनी चाहिए। फिर वह दिखावटी मित्र घिरे हुए लोगों से कह सकता है, मेरी मदद के लिए बाहर आओ, या चलो मिलकर घेराबंदी करने वालों पर आक्रमण करें। तदनुसार जब शत्रु बाहर आता है तो वह दो सेनाओं, विजेता की सेना और दिखावटी मित्र की सेना के बीच घिर जाता है और उसे मारा डाला जाता है या जीवित ही पकड़ लिया जाता है, ताकि उसके क्षेत्र को विजेता और मित्र के बीच बांट दिया जाए। उसकी राजधानी को पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाता है और उसकी सेना के सर्वश्रेष्ठ सैनिकों को बाहर निकालकर नष्ट कर दिया जाता है। इससे पराजित शत्रु या जंगली सरदार के साथ किए जाने वाले व्यवहार का पता चलता है। पराजित शत्रु या किसी जंगली कबीले का सरदार घिरे हुए लोगों को यह सूचना दे सकता है, किसी बीमारी से बचने के लिए, या पीछे से शत्रु द्वारा किए गए हमले से बचने के लिए, या अपनी सेना में विद्रोह के कारण विजेता घेराबंदी छोड़कर कहीं और जाने की सोच रहा है। जब शत्रु को यह विश्वास हो जाता है जो विजेता अपने शिविर में आग लगाकर पीछे हट सकता है, तब बाहर आने वाला शत्रु पहले की तरह ही घिर सकता है। या फिर विष मिला हुआ माल इकट्ठा करके विजेता उस माल को शत्रु को भेजकर उसे धोखा दे सकता है। या फिर शत्रु का कोई दिखावटी सहयोगी शत्रु के पास दूत भेजकर उससे पूछे, आओ और उस विजेता को मार गिराओ जिसे मैंने पहले ही हरा दिया। जब वह ऐसा करेगा तो उससे पहले की तरह ही घेर लिया जा सकता है। जासूस जो दोस्तों या रिश्तेदारों के वेश में होते हैं और जिनके हाथों में पासपोर्ट और आदेश होते हैं, दुश्मन के किले में प्रवेश कर सकते हैं और उस पर कब्जा करने में मदद कर सकते हैं। या फिर दुश्मन का कोई दिखावटी सहयोगी घिरे हुए लोगों को सूचना दे सकता है, मैं इस समय और स्थान पर घेराबंदी करने वाले शिविर पर हमला करने जा रहा हूँ, तब तुम भी मेरे साथ लड़ो। जब दुश्मन ऐसा करता है या जब वह खतरे में घिरी घेराबंदी करने वाली सेना के कोलाहल और शोर को देखकर अपने किले से बाहर आता है, तो उससे पहले की तरह ही मार डाला जा सकता है। या फिर जब विजेता द्वारा शत्रु को घेर लिया जाता है, तो शत्रु के किसी मित्र या जंगली सरदार को शत्रु की भूमि पर कब्जा करने के लिए उकसाया और प्रोत्साहित किया जा सकता है। जब उनमें से कोई शत्रु के क्षेत्र पर कब्जा करने का प्रयास करता है, तो शत्रु के लोग या शत्रु के गद्दारों के नेता उसे मित्र या जंगली सरदार को मारने के लिए नियुक्त किए जा सकते हैं, या विजेता स्वयं उसे जहर दे सकता है। फिर एक अन्य पाखंडी मित्र शत्रु को सूचित कर सकता है कि मारा गया व्यक्ति भाई का हत्यारा था, क्योंकि उसने संकट में फंसे अपने मित्र के क्षेत्र पर कब्जा करने का प्रयास किया था। शत्रु के साथ अपनी घनिष्ठता मजबूत करने के बाद पाखंडी मित्र शत्रु और उसके अधिकारियों के बीच फूट डाल सकता है और अधिकारियों को फांसी पर चढ़वा सकता है।
शत्रु के शांति प्रिय लोगों को विद्रोहों के लिए उकसाकर वह शत्रु को बिना बताए उन्हें दबा सकता है। फिर अपने साथ उग्र जंगली कबीलों से बनी अपनी सेना का एक हिस्सा लेकर वह शत्रु के किले में प्रवेश कर सकता है और उसे विजेता द्वारा कब्जा करने दे सकता है। या फिर गद्दार शत्रु, जंगली जनजातियां और अन्य व्यक्ति जिन्होंने शत्रु का साथ छोड़ दिया है, सुलह, सम्मान और पुरस्कार प्राप्त करने के बहाने शत्रु के पास वापस जा सकते हैं और विजेता को किले पर कब्जा करने की अनुमति दे सकते हैं। किले पर कब्जा करने के बाद या उस पर कब्जा करने के बाद शिविर में लौटने पर उसे शत्रु सेना के उन सैनिकों को दयापूर्वक शरण देनी चाहिए जो चाहे मैदान में लेटे हों या विजेता की ओर पीठ करके खड़े हों, या जिनके बाल बिखरे हों, हथियार फेंके हो, या जिनका शरीर विकृत हो और वे भय से कांप रहे हों, आत्मसमर्पण कर दे। जब कब्जे में लिया गया किला शत्रु के समर्थकों से मुक्त हो जाए और विजेता के सैनिकों द्वारा अंदर और बाहर दोनों तरफ से अच्छी तरह से सुरक्षित कर लिया जाए, तब उसे विजयी प्रवेश कराना चाहिए। इस प्रकार अपने देश के निकट शत्रु के क्षेत्र पर कब्जा करने के बाद विजेता को मध्यमा राजा के क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इसे जीतने के बाद उसे तटस्थ राजा के क्षेत्र पर कब्जा कर लेना चाहिए। यह विश्व को जीतने का पहला तरीका है। मध्यमा और तटस्थ राजाओं की अनुपस्थिति में उसे अपने उत्कृष्ट गुणों के बल पर शत्रु की प्रजा का दिल जीत लेना चाहिए और फिर अपना ध्यान अन्य दूरस्थ शत्रुओं की ओर केंद्रित करना चाहिए। यह दूसरा तरीका है। राज्यों के एक समूह जिन पर विजय प्राप्त करनी हो की अनुपस्थिति में उसे अपने मित्र या शत्रु को अपनी सेना और शत्रु या शत्रु की सेना के बीच घेर कर जीतना चाहिए। यह तीसरा तरीका है। या फिर वह पहले लगभग अजेय शत्रु को परास्त कर सकता है। इस विजय से अपनी शक्ति दुगनी करके वह दूसरे शत्रु पर आक्रमण कर सकता है। इस विजय से अपनी शक्ति तिगुनी करके वह तीसरे शत्रु पर हमला कर सकता है। यही विश्व को जीतने का चौथा तरीका है। विभिन्न जातियों और धार्मिक जीवन के विभिन्न वर्गों के लोगों सहित पृथ्वी पर विजय प्राप्त करने के बाद उसे राजाओं के लिए निर्धारित कर्तव्यों के अनुसार शासन करके इसका आनंद लेना चाहिए। षड्यंत्र, जासूसों का इस्तेमाल, दुश्मन के लोगों को अपने पक्ष में करना, घेराबंदी और आक्रमण, ये 5 तरीके हैं जिनसे किसी किले पर कब्जा किया जा सकता है। अध्याय 5। एक पराजित देश में शांति की बहाली। विजेता को जिस अभियान पर निकलना पड़ता है वह 2 प्रकार का हो सकता है, जंगली इलाकों में या एकल गांव में इत्यादि। वह जिस क्षेत्र पर अधिकार करता है वह 3 प्रकार का हो सकता है। वह क्षेत्र जिस पर उसने अभी अभी अधिकार किया है, वह क्षेत्र जो हड़पने वाले से वापस प्राप्त किया गया है, और वह क्षेत्र जो उसे विरासत में मिला है। नए क्षेत्र पर अधिकार प्राप्त करने के बाद उसे अपने सद्गुणों से शत्रु के अवगुणों को ढकना चाहिए और अपने सद्गुणों को दुगना करके अपने कर्तव्यों का कड़ाई से पालन करके अपने कार्यों पर ध्यान देकर, पुरस्कार देकर, करों से छूट देकर, उपहार देकर और सम्मान प्रदान करके शत्रु के सद्गुणों को उजागर करना चाहिए। उसे जनता के मित्रों और नेताओं का अनुसरण करना चाहिए। उसे अपने उद्देश्य के लिए शत्रु का साथ छोड़ने वालों को वादे के अनुसार पुरस्कार देना चाहिए। उसे उनकी सहायता करने पर भी उन्हें पुरस्कार देना चाहिए, क्योंकि जो कोई अपने वादे पूरे करने में विफल रहता है वह अपने और शत्रु दोनों की जनता के लिए अविश्वसनीय हो जाता है। जो कोई जनता की इच्छा के विरुद्ध कार्य करता है वह भी अविश्वसनीय हो जाता है। उसे जनता के समान जीवन शैली, पहनावा, भाषा और रीति रिवाजों को अपनाना चाहिए। उसे जनता के उन विश्वासों का अनुसरण करना चाहिए जिनके साथ वे अपने राष्ट्रीय, धार्मिक और सामूहिक त्योहार या मनोरंजन मनाते हैं।
उसके जासूसों को, प्रांतों, गांवों, जातियों और निगमों के नेताओं को यह बात बार बार याद दिलानी चाहिए कि उसने शत्रुओं को कितना कष्ट पहुंचाया है और विजेता द्वारा उनके साथ कितना सम्मान और कृपा का व्यवहार किया जाता है। जो उनकी समृद्धि में अपनी समृद्धि देखता है, उसे उपहार देकर और करों में छूट देकर उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करके उन्हें प्रसन्न करना चाहिए। उसे हमेशा धार्मिक जीवन का उच्च सम्मान करना चाहिए। विद्वानों, वक्ताओं, दानशील और साहसी व्यक्तियों को भूमि और धन के उपहार और करों में छूट देकर उनका पक्षधर होना चाहिए। उसे सभी कैदियों को रिहा करना चाहिए और दुखी, असहाय और बीमार व्यक्तियों की सहायता करनी चाहिए। उसे चातुर्मास्य अर्थात जुलाई से सितंबर के दौरान आधे महीने के लिए, पूर्णिमा की 4 रातों के लिए और विजेता के जन्म नक्षत्र या राष्ट्रीय नक्षत्र के दिन 1 रात के लिए पशुओं के वध पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। उसे मादाओं और बच्चों के वध के साथ साथ बधियाकरण पर भी प्रतिबंध लगाना चाहिए। उन सभी रीति रिवाजों या लेन देनों को समाप्त करके जिन्हें वह अपने राजस्व और सेना की वृद्धि के लिए हानिकारक या अनुचित मानता हो, उसे उचित लेन देन स्थापित करने चाहिए। उसे जन्मजात चोरों और मलेच्छों को भी बार बार अपना निवास स्थान बदलने और अनेक स्थानों पर रहने के लिए बाध्य करना चाहिए। उसके किलों, ग्रामीण क्षेत्रों और सेना के प्रभारी प्रमुख अधिकारियों, मंत्रियों और पुजारियों में से जो शत्रु के साथ षड्यंत्र में पाए जाते हैं, उन्हें भी शत्रु देश की सीमाओं पर विभिन्न स्थानों पर निवास करने के लिए बाध्य किया जाना चाहिए। उसके ऐसे सैनिक जो उससे हानि पहुंचाने में सक्षम है, परंतु अपने स्वामी के साथ अपने पतन के प्रति आश्वस्त हैं, उन्हें गुप्त रूप से समझाकर शांत किया जाना चाहिए। उसके अपने देश के ऐसे धर्म त्यागी जो शत्रु के साथ पकड़े जाते हैं, उन्हें एकांत स्थान में रखा जाना चाहिए। शत्रु परिवार का जो भी सदस्य विजित क्षेत्र पर फिर से कब्जा करने में सक्षम है और सीमा पर किसी जंगली इलाके में शरण लिए हुए हैं और अक्सर विजेता को परेशान करता है, उसे बंजर भूमि का एक भाग या उपजाऊ भूमि का 1/4 भाग इस शर्त पर दिया जाना चाहिए कि वह विजेता को एक निश्चित राशि और निश्चित संख्या में सैनिक प्रदान करे। ऐसा करने पर वह जनता के क्रोध का पात्र हो सकता है और उनके द्वारा नष्ट किया जा सकता है। जिसने भी जनता में आक्रोश पैदा किया हो या उन्हें नाराज किया हो, उसे हटाकर किसी खतरनाक स्थान पर रखा जाना चाहिए। खोए हुए क्षेत्र को पुनः प्राप्त करने के बाद उसे अपने उन दुर्गुणों को छिपाना चाहिए जिनके कारण उसने वह क्षेत्र खोया था, और उन सद्गुणों को बढ़ाना चाहिए जिनके कारण उसने वह क्षेत्र पुनः प्राप्त किया था। पैतृक भूमि के संबंध में उसे अपने पिता के अवगुणों को छिपाना चाहिए और अपने स्वयं के सद्गुणों का प्रदर्शन करना चाहिए। उसे उन सभी रीति रिवाजों का पालन शुरू करना चाहिए जो भले ही धर्मपरायण हो और दूसरों द्वारा अपनाए जाते हो, लेकिन उसके अपने देश में नहीं अपनाए जाते, और किसी भी प्रकार के अधर्मी आचरण के लिए कोई गुंजाइश नहीं छोड़नी चाहिए, भले ही वह दूसरों द्वारा अपनाया जाता हो। इस प्रकार कौटिल्य अर्थशास्त्र का 13वां खंड किले पर कब्जा करने के रणनीतिक उपाय समाप्त होते हैं। आरंभ से लेकर अब तक 145वां अध्याय समाप्त होता है। आप सुन रहे थे ऑडियो बुक्स विद सौरभ। धन्यवाद।